Assalamu alaikum friends, my name is Shahzad Nasir and I'm here to discuss with you people about the political philosophers। लेकिन आज हम बात करेंगे मुस्लिम philosophers के रिलेटेड, और मुस्लिम philosophers में हम देखेंगे अल-मुवर्दी को। अल-मुवर्दी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, और जो इनकी फ़िलासफ़ी हम जब पढ़ेंगे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इनकी बायोग्राफ़ी के बारे में बात करते हैं कि अल-मुवर्दी जो थे वो पैदा कब हुए, कहाँ हुए। तो अल-मुवर्दी पैदा होते हैं 972 में, 972 में वो बसरा कहाँ पे है, इराक़ में वो पैदा होते हैं। और इनकी डेथ कब होती है, 1058 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी पैदाइश क्या है 972, और इनकी डेथ क्या है 1058। ये एमसीक्यूज़ अक्सर जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि किसी की जो है डेट ऑफ बर्थ क्या थी, या किसी फ़िलासफ़र की डेट ऑफ डेथ क्या है। तो हमने देखा कि बसरा में पैदा होते हैं। बसरा कहाँ पे, इराक़ में है। अगर हम मज़ीद बात करें तो जो इनकी जो फैमिली थी काफ़ी वेल ऑफ थी, मतलब जो है वेल नाउन थी, मतलब जो है स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, इसलिए इन्होंने, और एजुकेटेड भी थी, और इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन अपनी फैमिली से हासिल की। उसके बाद जो है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया जो उस वक्त के अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स थे, और इन्होंने जो एक्सपर्ट बने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, जो है ये एक्सपर्ट बने। इन्होंने इस्लामिक लॉ और फ़िलासफ़ी को स्टडी किया। इसके साथ साथ जो है ये जज अपॉइंट होते हैं बगदाद में, और इन्हें काज़ी गुज़ात का जो है ये जो पोस्ट है वो ऑफ़र की जाती है, लेकिन ये रिजेक्ट कर देते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम बायोग्राफ़ी को रिपीट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो अल-मुवर्दी हैं 972 में पैदा होते हैं, 1058 में इनकी डेथ हो जाती है। बसरा में ये पैदा होते हैं। बसरा कहाँ पे, इराक़ में। और अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल करते हैं, अपनी फैमिली से हासिल करते हैं। और इसके अलावा ये एक्सपर्ट किस में बनते हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो है एक्सपर्ट होते हैं। और हमने बात की कि ये स्टडी क्या करते हैं, इस्लामिक लॉ और फ़िलासफ़ी को ये स्टडी करते हैं, और बगदाद में जज के तौर पे अपॉइंट होते हैं। और इनकी कैपेबिलिटीज़ और इनके स्किल्स की बुनियाद पे इन्हें काज़ी कुज़ात, मतलब चीफ़ जस्टिस का जो है इन्हें ओहदा ऑफ़र किया जाता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर देते हैं। जब भी आप सवाल अटैम्प्ट कर रहे हो तो बायोग्राफ़ी का जो थोड़ा सा टच देना लाजमी होता है, ताकि जो है एक अच्छा इंप्रेशन जाए एग्जामिनर के ऊपर कि दैट पर्सन इज़ लर्नड एंड एजुकेटेड। अगर हम कंटेक्स्ट पे बात करें तो कंटेक्स्ट से आने से पहले हम इनकी जो है बुक के बारे में बात करते हैं। इनकी जो फेमस बुक है अल हुक्मुल सुल्तानिया है। इनकी एक जो किताब है, सबसे मशहूर किताब है अल हुक्मुल सुल्तानिया, जिसके अंदर इनकी थ्योरी खिलाफत या जिसको इमामत कहते हैं वो मेंशन है। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी खिलाफत है या इमामत है क्यों दी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, रीज़न्स क्या बने कि इन्होंने ये फ़िलासफ़ी दी। तो उसके 3 रीज़न्स हैं। नंबर 1 कि जो था ये क्या थे, एडवाइज़र थे ऑन रिलीजियस अफेयर्स। ये एडवाइज़र किसके थे, रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर, कि वो जो अब्बासी हुकूमत थी उस वक्त, उसके क्या थे, वो एडवाइज़र थे। जब उसके एडवाइज़र थे तो उसमें जो है मतलब उन्होंने अब्बासी जो सल्तनत थी या रूल था उसको प्रोटेक्ट करना था। तो उस वक्त उनको ख़तरा था अब्बासी सल्तनत को, 3 तरह के ख़तरे थे। एक फ़ातिमिड से ख़तरा था, दूसरा सल्जूक से ख़तरा था, थर्ड बवाविड जो थे, मतलब जो है बवाहिद जिनको कहते हैं आई थिंक सो, जो मतलब हैं पेरिफ्रीज में रहते हैं बगदाद की तरफ से, उन्हें ख़तरा था कि जो उनके रूल को नुकसान पहुंचा सकते थे या उनके रूल को ख़त्म कर सकते थे। तो इन्होंने किया, जो क्या नाम है, मुवर्दी हैं, उन्होंने ये किया कि अपनी खिलाफत को प्रोटेक्ट करने के लिए जो थ्योरी है खिलाफत या इमामत पेश की। मतलब फातमिड्स से कहाँ से खतरा था, इजिप्ट से खतरा था। सल्जूक से कहाँ से खतरा था, टर्की से खतरा था। और बवाहिद से कहाँ से खतरा था, इन्हें बगदाद से खतरा था। और ये एडवाइज़र किसके थे, रिलीजियस अफेयर पे रूलर जो थे उस वक्त अब्बासी हुकूमत के, तो उसके एडवाइज़र थे। और उसके एडवाइज़र होने का जो ये रीज़न बनी कि इन्होंने जो थ्योरी ऑफ खिलाफत या इमामत दी, ताकि जो है रूल को क्या कर सकें, ये प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कंटेक्स्ट हो गया क्यों उन्होंने ये थ्योरी ऑफ खिलाफत या इमामत दी, वो खिलाफत को बचाना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे गेव द थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत। अब थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत क्या है, थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इमाम हम मुंतखब कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या जो स्किल्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमाम है वो वाइज होना चाहिए, विजडम नंबर 1 जो है प्री रेक्विजिट है। नंबर 2 वो करेजियस हो, बहादुर हो, दिलेर हो, ब्रेव हो। इसके अलावा जो है फिजिकल सेंसेस जो हैं उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, मतलब जो है उसके वो मॉरली साउंड हो। इसके अलावा जो है जो इसके फिजिकल ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक हो, हाथ पाँव ज़ुबान और जो बाकी 5 सेंसेस है वो उनकी बिल्कुल ठीक हों। तो इमाम के लिए प्री रेक्विजिट हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर हों। और सबसे जो एक यूनिक चीज़ थी कि इमाम कहाँ से हो, उसका ताल्लुक़ कुरैश से हो। उसका ताल्लुक़ कहाँ से हो, कुरैश से हो। तो वो बंदा क्या है, इमाम बन सकता है। तो हमने क्वालिफ़िकेशंस की बात की कि उस बंदे में कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस हो। एक तो विजडम हो, दूसरा करेज हो, थर्ड ब्रेवरी हो, फोर्थ पे जो है नॉलेज उसके अंदर हो, उस पर्सन के अंदर। इसके अलावा फिजिकल सेंसेस की जो इंटेग्रिटी हो, और इसके साथ साथ जो फिजिकल ऑर्गन है वो भी उसके ठीक हो।
हमने मज़ीद बात की कि उसका ताल्लुक़ किससे हो, किस ट्राइब से हो, कुरैश के ट्राइब से हो। आगे अगर हम बात करें कि जो इमाम है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन इमाम, तो इमाम के जो फंक्शंस हैं, इमाम के फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो है इमाम की किस तरह हो सकती है। इमाम की अपॉइंटमेंट के दो तरीके हैं, या तो वो सिलेक्ट होके आएगा या उसका क्या होगा, इलेक्शन होगा। सिलेक्शन में जो है मतलब कोई जो जाने वाला इमाम है वो नॉमिनेट कर देगा किसी बंदे को और वो आगे इमाम बन जाएगा। इलेक्शन में दो तरीके होते हैं, या तो वो कैपिटल जो है बगदाद के लोग हैं वो क्या करते थे, वो इलेक्ट कर सकते हैं, या मजलिस शोरा बनेगी 5 से 6 लोगों की जो क्या करेंगी, इमाम को क्या करेंगे, मुंतखब करेंगे। यहाँ पे मुवर्दी एक बहुत अच्छा पॉइंट कहते हैं कि मुवर्दी कहते हैं कि ये जो मैंने तरीका बताया है, मैंने जो सिस्टम बताया अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है बल्कि जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं वहाँ से ये चीज़ें मैंने सीखी। फॉर एग्जाम्पल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है नाम नॉमिनेट किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बने, खलीफा बने। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 5 से 6 लोगों की मजलिस शूरा बनाई फॉर फर्दर इलेक्शन या फर्दर सिलेक्शन के लिए। तो ये तरीका है इलेक्शन और सिलेक्शन का, और इन्होंने ये चीज़ें कहाँ से सीखी, जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं वहाँ से सीखी। अब हम मज़ीद बात कर लेते हैं कि जो एक फ़ंक्शन है इमाम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला उसका जो फंक्शन है उसने क्या करना होता है, फेथ को प्रोटेक्ट करना होता है। उसने फेथ को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है, उसने अडल्ट्रेशन से फेथ को जो है प्रोटेक्ट करना होता है। अडल्ट्रेशन मतलब उसमें कोई चीज़ नहीं ऐड ना हो जाए, बिदत वगैरह से क्या करना होता है, फेथ को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उसने क्या करना होता है, हदूद को मेंटेन करना होता है। हदूद का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इस्लामिक जो लॉज हैं उसके मुताबिक पनिशमेंट्स भी हैं। अगर कोई जुर्म करता है, कोई हदूद को क्रॉस करता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाता है या कोई इल्ज़ाम लगाता है, उसके लिए क्या सज़ा है, 80 स्ट्राइप्स हैं, 80 जो कोड़े हैं उसके लिए सज़ा है, ठीक है, फॉल्स एलिगेशन, ये हदूद होता है। इसके अलावा फेथ मतलब ये कि फेथ में अमलगमेशन कि मतलब जो है कुरान पाक है या हमारे जो इबादत हैं उनमें कोई चीज़ नहीं ऐड ना हो जाए या कोई चीज़ वहाँ से रिमूव ना कर दी जाए, उससे भी किसकी ज़िम्मेदारी होती है, प्रोटेक्ट करना इमाम की ज़िम्मेदारी होती है। हदूद को मेंटेन करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, इमाम की ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा इमाम की ज़िम्मेदारी होती है कि जिस मुल्क में वो इमाम है वो क्या करे, या जिस जगह पे वो इमाम है वो क्या करे, उस जगह जस्टिस मेंटेन करे। जस्टिस विदाउट जस्टिस देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एनी स्टेट, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एनी एम्पायर। तो जो है जस्टिस को मेंटेन करने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई मजलूम हो तो उसके साथ वो खड़ा हो, और जालिम को क्या करे, उसको सजा दे, उसको पनिश करे, और मजलूम का जो हक जहाँ मारा गया उसकी जो हक तलाफ़ी करे या उनके जो हक है उससे दिलवाए। थर्ड है इसके अलावा जो जिहाद है, इसके अलावा जो इमाम का फंक्शन है वो ये है कि जिहाद भी जो कंडक्ट करवा सकते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, या कहीं पे फितना फैल रहा है तो फितने को ख़त्म करने फॉर द रेडिकेशन ऑफ फितना, जिहाद को कंडक्ट कौन करवा सकता है, एक इमाम कंडक्ट करवा सकता है। इसके अलावा इमाम के फंक्शन होते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट से भी अपने जो स्टेट है या अपनी जो जगह है जहाँ पर वो रूल कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, और इंटरनल थ्रेट से भी उसने क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। एक्सटर्नल थ्रेट्स में मुख्तलिफ तरह की स्टेट्स आ जाती हैं जो उसके जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं उसके लोगों को, उसकी कंट्री को, और इंटरनल में ये हो सकता है कोई फितना फसाद, कोई कंस्पिरेसी हो सकती है, तो जो सिविल डिसऑर्डर से बचाता है, पीस को मेंटेन करता है, तो इंटरनल थ्रेट से भी वो क्या करता है, मेंटेन करता है। एक इमाम का और फंक्शन ये है कि वो जिजिया वगैरह लेता है, ज़कात वगैरह को और खिराज वगैरह को भी देखता है। जिजिया जो होता है वो जो ज़िम्मीज़ हैं उनसे लिया जाता है, जो नॉन मुस्लिम हमारे जो मुस्लिम रियासत में रह रहे होते हैं उनसे जिजिया वसूल किया जाता है, ज़कात जो है मुसलमानों से वसूल की जाती है, और खिराज जो है नॉन जो है आई थिंक सो जो है नॉन मुस्लिम की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वहाँ से जो टैक्स रिसीव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, खिराज कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं उसमें बैतुल माल को भी जो है कि इमाम देखता है। बैतुल माल मतलब जहाँ पे जो आपकी टैक्स कलेक्शन है, जो सारे पैसे पूल हो रहे हैं, तो वो देखता है कि जो पैसे हैं कहाँ पे खर्च होने हैं, और रोटी कपड़ा मकान जो चीज़ें गरीब की ज़रूरत है वो कैसे फुलफिल होनी है। तो बैतुल माल को भी कौन देखता है, एक इमाम देखता है। मज़ीद बात करें तो ये वज़ारत भी ये एक मेंटेन करता है। वज़ारत का मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट करता है एज अ वज़ीर, या मुख्तलिफ तरह के उनको जो है अपॉइंटमेंट दी जाती है, उनको जो वर्क है डेलीगेट किया जाता है ताकि मामलात को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। अब वज़ारत को दे के वो बिल्कुल अपना जो है हाथ बिल्कुल साफ नहीं कर लेता, बल्कि ये कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करता है, उनके ऊपर क्या करता है, नज़र भी रखता है। तो हमने बात की कि जो है इमाम क्या करता है, वज़ारत को भी मेंटेन करता है, और मतलब ये कि मुख्तलिफ जो हैं शोबे क्रिएट करता है और वो हर बंदे को एक प्रॉपर ड्यूटी असाइन कर देता है। इसके साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करता है।
तो ये तो उसके फंक्शंस हो गए इमाम के। अगर हम मज़ीद बात करें तो जो है रेलिवेंस क्या है इसकी, जो थ्योरी है इमामत की या खिलाफत की, तो आज के दौर में या अभी जो हिस्ट्री पढ़ें तो ये सबसे बेहतरीन एक सिस्टमैटिक थ्योरी है जो खिलाफत को एक्सप्लेन करती है। सेकंड रेलिवेंस ये है कि ये ईरानियन जो गवर्नमेंट है आज के दौर में भी हमें नज़र आती है, वहाँ पर इमामत और खिलाफत का कंसेप्ट हमें नज़र आता है, तो ये आज के दौर में रेलिवेंट है। मज़ीद ये है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। अगर क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करें तो ये क्या करते हैं कि जो ये बात करते हैं ना कि वो करेजियस हो, वाइज हो, और फिजिकल सेंसेस और फिजिकल ऑर्गन्स, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैं वो क्वालिटेटिव ट्रेट्स की बात करते हैं, तो वो चीज़ें इमैयरेबल हैं। हमारे पास वो कौन सा स्केल है जिससे जो है इन चीज़ों को हम मैयर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आज का दौर डेमोक्रेटिक दौर है। आज के दौर में ये कंसेप्ट खिलाफत और इमामत को उस तरह से जो है वो जो है लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है। नेशन स्टेट का सिस्टम है। इसके अलावा वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनके जो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसके फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है, ठीक, और उसके लेग्स नहीं है, उसके हाथ नहीं है, तो क्या वो इमाम नहीं बन सकता? मतलब यहाँ पे उनकी थ्योरी में एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। हैंडीकैप या स्पेशल पीपल को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हमें उसकी नज़र आती है। अगर हम इस पूरी थ्योरी को क्या करें, जो है फिंगर टिप्स पे उसको क्या करें, रिवाइज करें या रिकैप करें, तो इस तरह कर सकते हैं कि इमाम वर्दी जो हैं ये 972 में पैदा होते हैं, 1158 में इनकी डेथ होती है। इनकी फेमस बुक जो है अल हुक्मुल सुल्तानिया है। ये बसरा में पैदा होते हैं। बसरा कहाँ पे? इराक में। अर्ली एजुकेशन अपनी फैमिली से हासिल करते हैं। उसके बाद ये क्या एक्सपर्ट इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में होते हैं। स्टडी किसको करते हैं? इस्लामिक लॉ को, फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हैं, जज बनते हैं। इनको काज़ीउल कुज़ात की जो है वो एक पोस्ट की ऑफ़र की जाती है, रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने बात की कि ये थ्योरी ऑफ खिलाफत और इमामत क्यों देते हैं, उसका कंटेक्स्ट पे हमने बात की कि वो क्या है, अब्बासिड जो रूल है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। उनको 3 तरह के खतरे होते हैं। फातिमिड से उन्हें खतरा होता है, सल्जूक से उन्हें खतरा होता है, बुवाहिद से उन्हें खतरा होता है। फातिमिड्स कहाँ से खतरा उनके लिए होते हैं? वो इजिप्ट से होते हैं। उसके बाद सल्जूक टर्की से होते हैं। बुवाहिद का मतलब जो पेरिफेरल एरियाज में रह रहे होते हैं ना बगदाद के, कि जो दूसरे जो ट्राइब्स वगैरह इकट्ठे होकर जो खतरा बने होते हैं अब्बासी हुकूमत के लिए, तो वो बगदाद की पेरिफेरी से उन्हें खतरा होते हैं। ये क्या होते हैं? एडवाइज़र और रिलीजियस अफेयर्स होते हैं। तो इनकी ये ड्यूटी होती है कि उसमें ये क्या करें, इन खतरा से अब्बासी हुकूमत को बचाएं। इस वजह से ये थ्योरी देते हैं खिलाफत और इमामत। फिर हमने बात की कि जो क्वालिफ़िकेशन है एक इमाम ने अगर बनना है तो वो कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो एक जो इमाम है वो विजडम उसके अंदर होनी चाहिए, वो अक्लमंद होना चाहिए, उसके अंदर करेज होनी चाहिए, वो ब्रेव होना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर जो फिजिकल सेंसेस हैं, हेयर, स्मेल, टेस्ट, टच वगैरह, वो सही होनी चाहिए, इंटेग्रिटी उसकी होनी चाहिए, फिजिकल ऑर्गन उसके मेनटेन होने चाहिए। फिर हमने बात की कि उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है। उसकी अपॉइंटमेंट में हमने 2 बातें की, एक होती है सिलेक्शन, एक होता है इलेक्शन। सिलेक्शन में हमने कहा कि वो नॉमिनेशन दी जाती है। इलेक्शन में हमने कहा या तो कैपिटल के लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं या फिर क्या मजलिस शूरा होती है जो इलेक्ट करती है। फर्दर हमने बात की कि जो फंक्शंस होते हैं इमाम के क्या होते हैं, उसने फेथ को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा उसने क्या करना होता है, इंटरनल थ्रेट से, एक्सटर्नल थ्रेट से, इसके अलावा हदूद को मेंटेन करना होता है, बैतुल माल को देखना होता है, वजारत कायम करता है, इसके अलावा जस्टिस को मेंटेन करता है, और इसके अलावा जो फेथ को अडल्ट्रेशन से बचाता है। इसके अलावा ज़कात, जिज़िया और खिराज वगैरह को देखता है। फिर हमने देखा कि रेलेवेंस क्या है, तो हमने बात की कि पहले सिस्टमैटिक थ्योरी है जो खिलाफत को बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करती है, और आज के दौर में ईरानियन गवर्नमेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्रिटिसिज्म में हमने बात की कि ये जो है जो ये बात करता है विजडम, करेज, इन चीज़ों की बात करता है, या वो कहता है कि पर्टिकुलर कुरेज से हैं, वो बिलोंग करता है, ये हमने बात की उसकी जो है क्वालिफिकेशन में। तो जो मेजरमेंट है, हम इनकी मेजरमेंट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। किसी की करेज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किसी की विजडम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ये एक तरह से एक क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा आज का जो दौर है वो डेमोक्रेटिक दौर है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर जगह हमें जमहूरियत नज़र आती है मैक्सिमम कंट्रीज़ में। तो आज के दौर में इमामत और खिलाफत को जो इस तरह इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। वो कहते हैं कि जिसके फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है तो वो इमाम नहीं बन सकता। हाउ वाई, क्यों नहीं, वो इमाम क्यों नहीं बन सकता? कि मे बी वो जो उसका विजडम ज़्यादा हो, उसका कैलिबर ज़्यादा, उसमें स्किल्स हों, मतलब यहाँ पे वो क्या हमें नज़र आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ अल मावर्दी। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।